हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीपीईबी ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट PDF परचेज कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इस PDF में सैम्पल पेपर देख सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है, इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि ORS थेरेपी का डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या एम रहता है। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज़ टू। यहाँ पर पूछा गया है कि ORS थेरेपी का जो है मेन एम क्या होता है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ रिड्यूस मॉर्टेलिटी, डेथ रेट को रिड्यूस करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, लाइट की जो डेफिशिएंसी होती है उसे करेक्ट करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ORS थेरेपी के ये सारे ही एम रहते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना, डेथ रेट को रिड्यूस करना और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी को करेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड बॉर्न डिसीज़। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो डिसीज़ है जो ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, मतलब ब्लड से ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेपेटाइटिस ई एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है ये ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वैक्सीन्स हैं ये सारी वैक्सीन्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ whooping cough, ऑप्शन नंबर सी इज़ डिप्थीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पोलियो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। पोलियो जो वैक्सीन होती है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, whooping कफ और डिप्थीरिया जो वैक्सीन्स हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद पूछा गया है, द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज़। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से फाइट करने में हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ साइक्लोवियर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओसेल्टामिवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ इम्यूनोवियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ज़ाइडोवुडिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओसेल्टामिवर। ओसेल्टामिवर जो ड्रग है ये ओसेल्टामिवर जो एंटीवायरल ड्रग है ये इन्फ्लुएंजा से ट्रीट करने में मोस्टली यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स इज़। मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए 0 to 1 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 to 2 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2 to 4 वीक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 5 to 8 वीक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 2 to 4 वीक्स। अगर डेज़ में देखा जाए तो एटलीस्ट 16 to 18 डेज़ का जो ड्यूरेशन होता है ये मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है।
उसके बाद पूछा गया है वेरिसेला वैक्सीन इज ए, वेरिसेला वैक्सीन जो है वो इनमें से कौन सी वैक्सीन है? ऑप्शन नंबर ए इज किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी इज इम्यूनोग्लोब्युलेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन जो है ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। उसके बाद पूछा गया है द पॉइजनिंग caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except, यहाँ पर पूछा गया है ये सारे ही जो पॉइजन है ये कंटामिनेटेड फूड को इंजस्ट करने खाने की वजह से होते हैं जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज स्टैफिलो, ऑप्शन नंबर ए इज साल्मोनेला पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज स्टैफिलोकोकल पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज बोट्यूलिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज केमिकल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल पॉइजनिंग जो है ये केमिकल्स की वजह से होगा, बाकी साल्मोनेला स्टैफिलोकोकस और बोट्यूलिज्म है ये सारे ही बैक्टीरिया की वजह से होने वाले जो इन्फेक्ट पॉइजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 years इज, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से लेके 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होने का सबसे ज़्यादा कॉज इनमें से कोई एक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज जीरोफ्थैल्मिया, ऑप्शन नंबर बी इज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ये जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं 1 से लेके 3 years तक के उन लोगों में न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होने के सबसे ज़्यादा कारण जो होते हैं वो जीरोफ्थैल्मिया के कारण ही होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है जो कंजक्टाइवा और कॉर्निया है उसमें एबनॉर्मली ड्राइनेस देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है the equipment used to carry a small quantities of vaccines for outreach program is called, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम आउटरीच प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं छोटे से हमें जो है प्रोग्राम के हिसाब से जो वैक्सीन्स हैं उनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें लेके जाना है तो उन्हें स्टोर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे इनमें से हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉक इन फ्रीजर्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ वॉक इन कूलर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ वैक्सीन कैरियर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ आइस पैक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी वैक्सीन कैरियर। यदि हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में यदि बाहर वैक्सीन लेके जा रहे हैं किसी प्रोग्राम वगैरह के लिए उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम वैक्सीन कैरियर कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज, यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम किसी इन्फेक्शन के एक्सपोज में आते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है तो इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ हर्ड इम्यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी। यदि
किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है इंडिविजुअल में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है यदि हम जो किसी पर्सन को आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ या सीरा एडमिनिस्टर करके जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। वो इम्यूनिटी कहलाती है यदि कोई हम किसी लार्ज एरिया या कम्युनिटी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एक ही टाइम पे तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 minutes, ऑप्शन नंबर सी इज मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। जो है फर्स्ट स्टेज में हमें सडन गश देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सडनली जो ब्लीडिंग आती है सेकेंड स्टेज का क्लिनिकल फीचर्स कहलाएंगे। फर्स्ट स्टेज में हमें जो है ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स हो सकता है, हर 3 to 5 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी डिसेंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटा ह्यूमन क्रोमोजोम कौन सा कहलाता है, कौन से नंबर का क्रोमोजोम है जो कि सबसे स्मॉल साइज का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज क्रोमोजोम नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी इज क्रोमोजोम नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी इज क्रोमोजोम नंबर 20 एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्रोमोजोम नंबर 21। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्रोमोजोम 21। क्रोमोजोम नंबर 21 जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम कहलाता है। उसके बाद पूछा गया हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज सिचुएटेड एट। यहाँ पर पूछा गया है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए इज पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इज फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज जेनेवा एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। ILO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में प्रेजेंट है। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं लेबर का तो हम इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन पेशेंट में हो सकती है जब हमें एर्गोमेट्रिन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज प्राइमी ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर बी इज सीवियर एक्लैम्प्शिया, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सीवियर एक्लैम्प्शिया। सीवियर एक्लैम्प्शिया वाली कंडीशन में हमें पेशेंट को एर्गोमेट्रिन जो ड्रग है इसे एडमिनिस्टर नहीं करना है। जो एर्गोमेट्रिन है ये हम पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो हमें इसे इसलिए एडमिनिस्टर नहीं करना है क्योंकि ये क्या करेगा, मसल्स जो हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके कारण और ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है। इसलिए हमें एक्लैम्प्शिया वाली कंडीशन में एर्गोमेट्रिन जो है इसे एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। मदर के द्वारा जो फीटल मूवमेंट फील किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज क्विकनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज गुडल साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हैगर साइन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग। मदर के द्वारा जो फीटल मूवमेंट जो है फील किए जाते हैं उसे क्विकनिंग कहा जाता है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज, यहाँ पर पूछा गया है मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा रूट जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी इज इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर डी इज ओरल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। मीजल्स जो वैक्सीन है इसे सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है ट्रैकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन, जो ट्रैकोमा है ये कौन से ऑर्गन का इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी इज स्किन, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रैकिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज आई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आई। ट्रैकोमा जो इन्फेक्शन है ये आई के डिसऑर्डर्स में आता है। उसके बाद पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करके बताना है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज स्पंज होल्डर, ऑप्शन नंबर बी इज ओवम होल्डर, ऑप्शन नंबर सी इज बैबकॉक फॉर्सेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज निडल होल्डर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पंज होल्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड सडनली द पेशेंट शोज कंप्लेंट ऑफ ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं और पेशेंट को ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन होने लगी है, एडवर्स रिएक्शन होने लगी है, तो एज अ फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आप इसमें से क्या कंडीशन जो है फर्स्टली करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव कैन्यूला, इन्फ्यूजन को स्टॉप करके रिमूव कर देंगे कैन्यूला को। ऑप्शन नंबर बी इज स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विथ एनएस, इन्फ्यूजन को स्टॉप करके एनएस से नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीट द ट्रांसफ्यूशन एंड एडमिनिस्टर इंजेक्शन एविल, जो ट्रांसफ्यूशन है उसे कंप्लीट होने देंगे उसके बाद एविल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीट द ट्रांसफ्यूशन एंड डिस्कार्ड द बैग, ट्रांसफ्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो बैग है उसे डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द इन्फ्यूशन एंड फ्लश विथ एनएस, हम इन्फ्यूशन को स्टॉप करके नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करेंगे, ये जो है फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ क्लाइंट हैज़ अंडरगोन अ टोटल लैरेंजेक्टोमी ड्यू टू कैंसर, द नर्स शुड प्लान ऑन असिस्टिंग द क्लाइंट विथ कम्युनिकेटिंग बाय। यहाँ पर पूछा गया है एक पेशेंट है जिसकी टोटल लैरेंजेक्टोमी हम परफॉर्म कर रहे हैं कैंसर के कारण, तो हमें जो है पेशेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए क्या असिस्ट हमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रोवाइडिंग एन इंटरप्रिटेटर, हम एक पेशेंट को इंटरप्रिटेटर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग अ शीट एक्सप्लेनिंग साइन लैंग्वेज, एक शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ साइन लैंग्वेज रहेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोवाइडिंग अ टैबलेट एंड पेंसिल, पेशेंट को टैबलेट और पेंसिल देंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टेकिंग टू द क्लाइंट्स फेस एक्सिचुनेटिंग वर्ड्स थ्रू लिप मूवमेंट, या फिर हम पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो लिप मूवमेंट है उसके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग अ टैबलेट एंड पेंसिल, हमें पेशेंट को टैबलेट और पेंसिल प्रोवाइड करना है कम्युनिकेशन करने के लिए यदि पेशेंट की लैरिंजेक्टोमी परफॉर्म हुई है तब।
तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक